दोस्तों स्वागत है आपका द विज्ञान स्टडी जी के चैनल पे। एसएससी एमटीएस के लिए जिनका भी अभी 13 जून से एग्ज़ाम दोस्तों लगा हुआ है आगामी किसी डेट में, तो वो दोस्तों बहुत ही कम समय में सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। बहुत ज़्यादा समय उनके लिए है नहीं, तो बहुत डिटेल में डीप में कोर्स को पूरा नहीं कर सकते इतने दिनों में, लेकिन दोस्तों यदि प्रैक्टिस बेहतर तरीके से करके जाएंगे तो बहुत ही अच्छा उनका स्कोर होगा और वो ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। और इंग्लिश भी साथ में आप पढ़ते रहिए दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश और जीएस का जो स्कोर है वही आपका डिसाइड करेगा सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसलिए दोस्तों आप दोनों की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही कम समय है और इस समय दोस्तों आप पढ़ने के बजाय यदि प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका एक स्कोर होगा और आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे इस बार, उम्मीद है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि चैनल पे इससे पहले भी जो पहले एग्ज़ाम अभी हो रहे थे, बीच में गैप था दोस्तों, 13 जून से फिर से होंगे। उसके लिए दोस्तों बहुत सारी क्लासेज पहले करवाई गई हैं और हर क्लास वहाँ पे दोस्तों आप चैनल पे जाएंगे तो विजिट करके जब देखेंगे वीडियोज़ की लिस्ट में, तो वहाँ पे दोस्तों जो हर क्लास है वो बहुत ही कम समय में करवाई गई है। 10-12 मिनट्स के ऊपर कोई क्लास नहीं है और सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी से सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं या उन्हीं के आसपास के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो वहाँ से आप दोस्तों बहुत ही कम समय में, मात्र 2.5-3 घंटे में सारी क्लासेज आप देख सकते हैं और एक ना एक क्वेश्चन आपको वहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। और इधर दोस्तों जिनका भी 13 तारीख से पेपर अभी लगा है किसी शिफ्ट में, उनके लिए भी दोस्तों डेली सीरीज़ चलाई जा रही है टॉप 20 क्वेश्चंस की। डेली इसको भी आप अटेंड करते रहिए। इसमें दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चंस के अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसमें भी आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो उसमें भी करीब 3-4 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जो भी आसपास के क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों इस बार एग्ज़ाम में, क्योंकि एसएससी ज़्यादातर आसपास के जो पॉइंट्स क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को पूछता है दोस्तों। तो कुल मिला के दोस्तों इससे 60-70 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं मात्र दोस्तों 15-20 मिनट की क्लास में। तो इसे आप ज़रूर डेली अटेंड कीजिए। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज का पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, देखिएगा। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको बताना है वॉलीबॉल, क्रिकेट, ट्रैकिंग, बेसबॉल। तो नेपाल का दोस्तों ये अभी क्वेश्चन पूछा भी गया है, जो अभी दोस्तों हाई कोर्ट एग्ज़ाम हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसमें पूछा गया था। तो नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? नेपाल का लोकप्रिय या राष्ट्रीय खेल दोस्तों वॉलीबॉल को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दोस्तों देखते हैं, वॉलीबॉल को नेपाल का राष्ट्रीय खेल 23 मई 2017 को घोषित किया गया। तो अभी बहुत समय नहीं हुआ है, 23 मई 2017 को ही घोषित किया गया था, तो आप इसे याद रखिएगा। और अगला पॉइंट है दोस्तों, 23 मई 2017 से पहले नेपाल का राष्ट्रीय खेल बैंडी बियो हुआ करता था। तो डैंडी बियो दोस्तों इससे पहले जो नेपाल का राष्ट्रीय खेल था उसकी जगह पर अब दोस्तों किसको बनाया गया है? वॉलीबॉल को दोस्तों। और डांडी बियो नाम का यह दोस्तों खेल ज़्यादातर नेपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में खेला जाता था, लेकिन राष्ट्रीय खेल अब हो गया है आपका दोस्तों वॉलीबॉल। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम दोस्तों किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था? सेल मीन्स क्या होता है दोस्तों? कोशिका होती है। और ये नाम सेल दोस्तों सबसे पहले किसने दिया था ये आपको बताना है। ये दिया था रॉबर्ट हुक ने दोस्तों। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। 1665 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका अर्थात सेल का वर्णन किया था। कब दोस्तों? 1665 में। रॉबर्ट हुक ने 1665 में दोस्तों जिस कोशिका की बात की थी वो मृत कोशिका थी। इसके बाद दोस्तों ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। और अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, 2 जर्मन जीव वैज्ञानिक एम स्लाइडन और टी स्वान ने 1838 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। स्लाइडन और टी स्वान ने दोस्तों 1838-39 में एक सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत में बताया गया था दोस्तों कि सभी जो जीव हैं उनका निर्माण कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100, 7516.5, 12000, 15200 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों हो जाएगा 15200 किलोमीटर, जो भारत की स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है। और जो तटवर्ती सीमा है उसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 6100 किलोमीटर है। इसे भी आप साथ में ज़रूर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तटवर्ती सीमा की।
तट की लंबाई जो है दोस्तों वो कितनी है 6100। यदि आपसे क्वेश्चन में द्वीपों सहित तट की लंबाई पूछा जाता है तो आप बताएंगे 7516.5। तो दोस्तों इसको आप टिक करेंगे। वैसे खाली आपसे तटीय सीमा की लंबाई पूछेगा तो 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले पॉइंट हैं दोस्तों इसके लिए दिए गए, उसको भी पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 या 15,200 या 15,280 किलोमीटर है। कहीं कहीं दोस्तों 15,106, कहीं 15,200, तो कहीं दोस्तों 15,280 मिलता है। तो ये इसी में से किसी को आप टिक करेंगे। अगला पॉइंट है जो भारत के 17 राज्यों को छूती है तथा 7 देशों के साथ लगती है। ये जो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भारत के दोस्तों कितने राज्यों को छूती है? 17 राज्य। 17 राज्य जो दोस्तों स्थलीय राज्य हैं, समुद्र से नहीं लगते हैं, और 7 देशों को कुल मिलाकर के ये जो है सीमा रेखा टच करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। परिष्कृत औजारों का युग किसको कहा जाता है? निम्न पुरापाषाण युग को, उच्च पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, मध्य पाषाण युग को। तो परिष्कृत औजारों का युग दोस्तों किसको माना जाता है? इसमें 4th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। उच्च पुरापाषाण युग को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं दोस्तों। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय इस काल का प्रधान उपकरण ब्लेड है। उच्च पुरापाषाण काल में दोस्तों आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय हुआ, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन आपके सामने है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में कितने वर्षों के बाद म्यांमार पर अपने पहले प्रस्ताव को अपनाया है? 44 सालों के बाद, 54 सालों के बाद, 64 या फिर 74 सालों के बाद? तो ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 74 सालों के बाद दोस्तों इसको अपनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दोस्तों यही बताया गया है कि बीते 74 सालों में म्यांमार पर पहली बार प्रस्ताव पेश किया गया, जिसको संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया है भी। इससे पहले 1948 में जब म्यांमार यानी तत्कालीन बर्मा को ब्रितानी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। म्यांमार का प्राचीन नाम यहाँ से आप याद रख सकते हैं, इसी का नाम है दोस्तों बर्मा, इसको कहा जाता है। और इसको ब्रितानी हुकूमत से, यानी जो उस समय ये गुलाम था दोस्तों, इसको कब आज़ादी मिली थी? 1948 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो कार्य का मात्रक दोस्तों जूल होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर आते हैं दोस्तों। इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 4 मीटर विस्थापित करने पर भी 20 जूल ही कार्य होगा। तो ये दोस्तों आप ये सूत्र के द्वारा भी निकाल सकते हैं। इसमें 5 न्यूटन का यदि आप बल लगाते हैं तो 4 मीटर उसको विस्थापित करेंगे और उस पर कितने जूल का कार्य होगा? 20 जूल का कार्य कुल होगा। कार्य का मात्रक जूल होता है, अभी आप पढ़ भी चुके हैं, और इसे संक्षेप में निरूपित किया जाता है 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। तो इसे भी आप याद रखेंगे। 1 जूल कितने के बराबर होता है? 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल। कौन सी रचना इसमें ऐसी है जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों हो जाएगा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल दोस्तों जो है वो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, जो पादपों को जंतुओं से भिन्न करती है, कौन सी दोस्तों? सेंट्रियोल कोशिका। और अगला पॉइंट है, पशु और वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाने वाले सेंट्रियोल कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। पशुओं और वनस्पतियों में जो सेंट्रियोल पाए जाते हैं वो दोस्तों क्या करते हैं? इनके विभाजन में मदद करते हैं, इनको अलग अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से किस राज्य की संस्कृति गमाका को लोकप्रिय बनाने वाले HR केशव मूर्ति का हाल ही में निधन हो गया? केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा दोस्तों। इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, केशव मूर्ति को राज्य सरकार और विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों द्वारा सांतला नाट्य श्री पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रपति ने इन्हें दोस्तों
इस साल पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये खेलों से दोस्तों क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वाटर पोलो, रग्बी, पोलो, बेसबॉल। अभी आपने अमेरिका का देखा दोस्तों, वॉलीबॉल है, और संयुक्त राज्य उसका दोस्तों नेपाल का, और अमेरिका का इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? बेसबॉल। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेपाल का भी पूर्व में आप पढ़ चुके हैं, वॉलीबॉल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। बेसबॉल अंग्रेजी में दोस्तों इसको लिखा गया है, एक बल्ले एवं गेंद से खेले जाने वाला अमेरिकी खेल है। इसको कैसे खेला जाता है? एक बल्ला होता है और एक गेंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई नवपाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, पुरा पाषाण युग में, इनमें से कोई नहीं। तो अनाज का जो उत्पादन था दोस्तों, उपज प्रथम बार कब प्रारंभ हुई थी? इसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों नवपाषाण युग में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवपाषाण युग में स्टार्टिंग हुई थी इसकी। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया, जिसमें कृषिजन्य गेहूं का उद्भव हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप, जौ और गेहूं को जो है किस्म के रूप में बनाया गया और इसी की खेती की गई। अगला पॉइंट इसी में दिया गया है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियाँ थी, जहाँ से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। ये दो स्थान हैं दोस्तों, कोल्डिहवा और मेहरगढ़, जहाँ से चावल और गेहूं के प्रमाण पाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि दोस्तों यहाँ पे चावल और गेहूं की खेती की जाती थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल या फिर दोस्तों छत्तीसगढ़। तो कौन सा इसका राइट है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दोस्तों दिया गया है, 18,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये टाइम पीरियड दिया गया है। और सेकंड पॉइंट इसका दोस्तों उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ दोस्तों कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और कोल्डिहवा दोस्तों जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ISC का 108वां वार्षिक सत्र नागपुर में किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा? ISC का दोस्तों जो 108वां वार्षिक सत्र है नागपुर में किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा दोस्तों राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर, ये विश्वविद्यालय का नाम है जिसमें इसको आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन 1914 में हुआ था, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस जिसको दोस्तों क्या कहा जाता है? ISC, तो इसका 108वां वार्षिक सम्मेलन राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जो इस वर्ष अपनी शताब्दी भी मना रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, आप इसे याद रखेंगे। 108वां है और तुकडोजी महाराज नागपुर जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यहाँ आप देख रहे हैं कई राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन आए हैं, इन सबको आप याद रखें, इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग, यानी कि जो सांड हैं दोस्तों उनको लड़ाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी यही दिया गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्यूमा इंडिया ने हाल ही में किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कैटरीना कैफ, दिया मिर्जा, अनुष्का शर्मा, सुष्मिता सेन। तो प्यूमा इंडिया ने दोस्तों किसको? अनुष्का शर्मा को दोस्तों अभी जो है हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा दोस्तों, प्यूमा की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, साहसी और मुखर अनुष्का प्यूमा का चेहरा बनने के लिहाज से उपयुक्त हैं। अनुष्का के बारे में कहा गया है। और भारत में प्यूमा इंडिया के कुल 30 से 35 ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिनमें आप अनुष्का के पति एवं क्रिकेटर विराट कोहली भी शामिल हैं।
यानी विराट कोहली भी दोस्तों इसमें शामिल हैं और अब अनुष्का शर्मा को भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? सीबी रामन पिल्ले को, सीएन मुदिल को, ईबी रामास्वामी नैयर, एल रामकृष्ण पिल्ले को। तो किसको दोस्तों पेरियार कहा जाता है उसकी लोकप्रियता के कारण? तो ये कहा जाता है ईबी रामास्वामी नैयर को दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा दोस्तों, ईवी रामास्वामी नैयर को लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? केरल के अंदर स्थित है दोस्तों, तो इसे भी आप याद रखेंगे। 1944 में सलेम सम्मेलन का नाम बदलकर बिडार कडंगम कर दिया गया, ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। और ईबी रंगास्वामी नायकर ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ईवी रंगास्वामी नायकर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? असहयोग आंदोलन से, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार हाल ही में किन्होंने ग्रहण किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। सुरेश मोहन सिन्हा, ऑप्शन बी है दोस्तों पंकज मोहन सिन्हा, अनिल मोहन सिन्हा या सार्थक मोहन सिन्हा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज मोहन सिन्हा ने दोस्तों अभी हाल ही में ग्रहण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर आते हैं दोस्तों, एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा को विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ब्रिटेन में रॉयल एयर फोर्स वैली में ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के रूप में भी कार्य किया है, जहां पर उन्होंने हॉक विमान उड़ाया था। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, इनको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माओ जेडुंग किस देश की साम्यवादी आंदोलन नेता थे? बर्मा, मलेशिया, चीन, मंगोलिया। माओ सेतुंग जो थे दोस्तों, माओ जेडुंग जिनको कहा जाता था, चीन में साम्यवादी आंदोलन के जनक हैं दोस्तों ये, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, चीन। पॉइंट्स में भी दोस्तों लिखा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, चीन में साम्यवादी सरकार के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में तानाशाह ने कार्य किया। 1949 से 1970 तक कार्यकाल रहा। ये जो माओ सेतुंग हैं दोस्तों, जिनको माओ जेडुंग भी कहा जाता है, इनका कार्यकाल रहा 1949 से 1970 तक। माओ सेतुंग ने लिखा था कि शक्ति बंदूक की नली से आती है, ये इनका कथन है माओ सेतुंग का दोस्तों, शक्ति बंदूक की नली से आती है, तो ये इनका कथन है, आप याद रखिएगा। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंग्लैंड के लेग स्पिनर रेहान अहमद डेब्यू मैच पर कितने विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं? 3 विकेट, 4, 5 या फिर 6 विकेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, 5 विकेट लेने वाले दोस्तों बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, इंग्लैंड के लेग स्पिनर रेहान अहमद पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे मैच के दौरान डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। और अगला पॉइंट है, उन्होंने मैच के तीसरे दिन ही पाकिस्तान को 74.5 ओवर में 216 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई। किसने? रेहान ने। और किसके खिलाफ दोस्तों? पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ है उसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। अब देखिएगा दोस्तों, आर्थिक दृष्टिकोण से भारत को किस में गिना जाता है? पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में, अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो आर्थिक दृष्टि से भारत को दोस्तों विकासशील की कैटेगरी में अभी गिना जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी दोस्तों यही लिखा गया है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। और विकासशील देश क्या होता है दोस्तों, वो भी आगे अगले पॉइंट में जानेंगे। विकासशील देश वह देश है जो आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण से गुजर रही है, जहां लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है। इसमें दोस्तों जो विकासशील देशों के बारे में बताया गया है, विकासशील देश कौन होते हैं, जिनमें दोस्तों प्रारंभिक जो आर्थिक विकास है वो प्रारंभिक चरण से गुजर रहा है, ऐसे देशों को क्या कहा जाता है? विकासशील देश, और जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कम होती है। तो भारत अभी उसी कैटेगरी में है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से। तो खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था दोस्तों किससे संबंधित है? नव पाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं दोस्तों। नवपाषाण काल में ही जौ एवं महुतो व वहास अमुनस्य कृषि गेहूं की वन्य किस्म को खेती योग्य बनाया गया। यहाँ पे किस्में बताई गई हैं दोस्तों, महुतो है व वहास अमुनस्य, ये जो कृषि के लिए इनको दोस्तों इन किस्मों को खेती के योग्य बनाया गया। नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो लहुरा देव से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि धान की खेती का प्राचीनतम जो प्रमाण है वो कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, लहुरा देव नामक स्थान से। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़े, ताकि हर वीडियो का आप लाभ उठा सके। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।